नमस्ते। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नेताजी का चश्मा कहानी का अध्ययन करेंगे, जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से ली गई है। नेताजी शब्द से ही स्मरण हो आता है एक ऐसे व्यक्तित्व का जो भारतीय इतिहास में सुनहरे पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में रचित हैं। नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, उन्हीं की कहानी जिसके माध्यम से हम फिर से उजागर करेंगे उस प्रभावशाली व्यक्तित्व की संरचना तथा उनके द्वारा किए गए प्रयास को, जो भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए अग्रगणी साबित हुई। नेताजी शब्द से ही उनके चेहरे और उनके चेहरे पर एक चश्मे का चित्र हमारे समक्ष उभरता है। यही चित्र और यही शब्द नेताजी के साथ जुड़ा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। इसके माध्यम से हम जानेंगे लेखक परिचय, सारांश, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। पहले जानते हैं लेखक स्वयं प्रकाश जी के विषय में। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के विषय में हम आगे जानते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अर्थात एक समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का अर्थ है कि इस समय के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जो इस समय की कहानियों को भली भांति प्रकाशित करते रहे हैं, लिखते रहे हैं तथा प्रकाशित करवाते रहे हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उनके पहल सम्मान वाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। अर्थात इनकी कहानियों में वर्ग व्यवस्था की जो प्रतिस्थापना थी समाज में, उनके शोषण के प्रति, उनका जो दबाया जा रहा था, जो शोषित किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन जहां हो रहा था, उस वर्ग के प्रति इन्होंने एक चेतना जागृत की है, दर्शाया गया है। इनकी कहानियों को पढ़कर हमें पता चलता है कि समाज के इस दुश्चिंता से वे किस प्रकार ग्रसित थे और इसी समस्या को उन्होंने अपनी कहानियों में स्पष्ट किया है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इनकी कहानियों में हम इन सभी सामाजिक समस्याओं से जूझते हुए और उनके हल ढूंढते हुए हमें नजर आएंगे स्वयं प्रकाश जी। और इसी भेदभाव के खिलाफ एक प्रतिकार का स्वर, एक ऐसी विद्रोह की भावना हमें दिखाई देती है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। आप चित्र देख रहे हैं आजाद हिंद फौज का, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी भूमिका में हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया, जो अंततः आजाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद जैसे नारों से भारतवर्ष गूंज रहा था। और नेताजी के इन्हीं नारों के बल पर अनेक भारतीय युवा इनकी सेना में सम्मिलित हो रहे थे और आजादी के लिए अग्रसर थे। भारतीयता की पहचान, भारत मां के महान सपूत, इन्हीं के बल पर आज हम आजादी के इस दिन को अपने साथ लिए हुए हैं कि अनेक प्रयास इनके द्वारा किए गए थे और लोगों को जागरूकता दिलाई गई थी।
Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम चलते हैं अपने आगे पाठ की ओर, जिसमें संक्षिप्त परिचय के आधार पर में आप देखेंगे नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जिनमें एक है हालदार साहब, दूसरा है पान वाला और तीसरे हैं कैप्टन साहब। तो ये कहानी में 3 मुख्य पात्र, जिसमें एक हालदार साहब भूमिका में है, दूसरा पान वाला जो कि एक मोटा काला व्यक्ति है जो पान बेचने का काम करता है, और तीसरे हैं चश्मे बेचने वाला जिसे कैप्टन के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, अर्थात वहां पर एक प्रतीक के रूप में है कैप्टन चश्मे वाला, जो प्रतीक है किसका? देश के करोड़ों नागरिकों का। ये कैप्टन ये चश्मे वाला प्रतीक है करोड़ों नागरिकों का, जो देश भक्ति की भावना अपने भीतर लिए हुए होते हैं और देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ जैसा संभव हो करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसी योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी के अनुसार बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हम कहानी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार चश्मे बदलते रहते हैं और कहानी में कैसे हम कैप्टन साहब या उनके बाद किसने चश्मा लगाया इसकी कल्पना कर सकते हैं। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी सुख समृद्धि के लिए प्रयास करने की भावना का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो सभी के दिल में एक साथ संजोए हुए है, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, नदियां हों, पहाड़ हों, पेड़ पौधे हों, वनस्पति, पशु पक्षी, सभी से प्रेम करना, अपने देश के प्रति सम्मान की भावना रखना, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण और एकता का भाव रखना, यही देशभक्ति है। तो कहानी देशभक्ति की ऐसी ही भावना को लिए हुए है जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा रची गई है, नेताजी का चश्मा। पाठ का सार हम जानते हैं। हालदार साहब जो कि हमारे 3 प्रमुख पात्रों में से एक पात्र हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा अर्थात शहर से छोटी जगह है लेकिन गांव से अलग होता है। तो एक ऐसा कस्बा जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कौन होती है बच्चों? नगर पालिका जो नागरिकों द्वारा चुनी गई ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य उस नगर की देखरेख करना, उसकी रोशनी, सड़कों आदि की व्यवस्था करने का काम रहता है, जिसे आप अंग्रेजी में म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो ऐसी नगर पालिका जो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो कि संगमरमर से बनी थी, एक चौराहे पर लगा दी गई। मुख्य चौराहा क्या होता है?
जहां पर चार रास्ते एक साथ मिलते हैं, उस जगह को चौराहा कहते हैं। तो जैसे चार रास्ते चारों तरफ से आ रहे हैं और जो बीच का हिस्सा है वो चौराहा है, हमने बीच में यहाँ पर इस प्रकार से मूर्ति की स्थापना करवा दी गई। अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और बजट उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा हो रही थी। अच्छी जब मूर्ति लगवाने की बात आई तो बजट की तरफ ध्यान दिया गया। तो जो मूर्ति का बजट था जो खर्चा हो रहा था मूर्ति लगवाने में, वो कुछ ज्यादा आ रहा था, जिसमें मूर्ति भी अच्छी हो और अच्छे ढंग से लगवाई जाए। परंतु इसके लिए कुछ समाधान खोजा गया और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। तो वहां कस्बे का जो इकलौता हाई स्कूल था, इकलौता अर्थात एकमात्र, एक ही केवल हाई स्कूल था वहां, जहां के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर थी, केवल एक चीज की कसर थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। तो ड्राइंग मास्टर द्वारा जो आनन फानन में अर्थात जल्दबाजी में जो मूर्ति बनाई गई, उसमें एक ही कमी थी कि उसमें चश्मा लगाना मास्टर जी भूल गए थे। तो एक नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था, एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो जो नेताजी के नाम से ही हम कल्पना करते हैं उनके चेहरे की और उनके चेहरे पर लगे हुए एक चश्मे की, जो साथ ही एक चित्र उभरता है हमारे मन मस्तिष्क में, परंतु चश्मा ना होने के कारण एक चौड़े और गोल चौड़ा काला फ्रेम का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब हालदार साहब इस अनोखे मेल को देखकर चकित रह गए और खुश भी हुए कि ये तो नई रचनात्मकता है कि मूर्ति तो संगमरमर की है और चश्मा उन्होंने असली पहना हुआ है। दूसरी बार हालदार साहब हर 15 दिन बाद वहां से गुजरते थे। कुछ समय बाद ही जब वे दोबारा वहां पर आए तो वो देखते हैं कि चश्मा दूसरा लगा हुआ है। तो दूसरी बार हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था, कि तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा लगा हुआ था, जबकि पहले था चौड़ा काले फ्रेम वाला। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। इस बार वे पान वाले से, वो पान खाने के लिए वहां रुकते थे, और उस पान वाले से ही उन्होंने प्रश्न किया कि ये चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब पान वाले ने रहस्य बताया कि किस कारण से मूर्ति पर चश्मा हर बार बदल जाता है, कि मास्टर द्वारा मूर्ति बनाई गई थी और मास्टर जी चश्मा लगाना भूल गए थे, और इस कारण से अब चश्मा ना लगा पाने का कारण कोई भी हो सकता है, जैसा कि कहानी में बताया भी गया है कि हो सकता है संगमरमर का वैसा चश्मा उनसे ना बन पाया हो, इतनी बारीकी से काम ना हुआ हो, या उन्होंने बनाया हो वो किसी कारणवश टूट गया हो। तो अनेक कारण वहां बताए गए हैं और चश्मे वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला एक है जो कि ऐसा काम करता है। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए वो कुछ समय बाद ही उसने वो आकर उस चश्मे को लगा देता है कि कोई भी चश्मा जो उसके पास उपलब्ध है उसे वो अवश्य मूर्ति पर लगा देता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है, अर्थात वो समय समय पर चश्मा बदलता रहता है। अब चश्मा बदलने का क्या कारण हो सकता है, ये एक हालदार साहब के मन में एक शंका जागृत हुई कि चश्मा लगा तो दिया लेकिन बदलने का कारण। तो उन्हें बताया गया कि जैसे ही वैसे फ्रेम की दरकार होती है, कहानी में पंक्ति है कि वैसे फ्रेम की दरकार होते ही, अर्थात आवश्यकता, ग्राहक को जब आवश्यकता होती है कि और उस फ्रेम का चश्मा उसके पास, चश्मा बेचने वाले के पास नहीं होता, और उसने उस चश्मे को सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पहनाया हुआ होता है, तो उस चश्मे को वो वहां से उतार कर ला देता है और बाद में जाकर एक दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। तो हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले के मन में किस कारण से ऐसी भावना जागृत हुई कि उसने मूर्ति को देखकर, बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर एक चश्मा लगाने की बात सोची। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वो चश्मे वाला
उनके व्यक्तित्व से, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से और उनके देश प्रेम की भावना से कितना प्रभावित होगा कि उसके मन में उस बात से वो कितना आहत हुआ कि ऐसे महान व्यक्तित्व के चित्र में, उनकी मूर्ति में कहीं कुछ कमी रह गई है, और चश्मा जो कि उनकी एक खास पहचान था। तो हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेमों में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वह फ्रेम मूर्ति से उतारकर ग्राहक को देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। किसी कारणवश मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मा बना ही ना था, तो हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब हालदार साहब के मन में एक प्रश्न उभरता है और वे पान वाले से पूछते हैं कि कैप्टन क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वो उसका संबंध नेताजी से कुछ खास है, या वो नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है जिसके कारण उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि वह जाकर चश्मा लगा देता है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. उसने बताया वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, अर्थात चश्मे बेचने वाला व्यक्ति लंगड़ा है, अर्थात उसके पैर ठीक नहीं है, वो एक पैर से ही चलता है और अपने काम को करता है, परंतु वो क्या, उसने कहा कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, तो यह तो उसका पागलपन है। कैप्टन चश्मे वाले के मन की भावना, उसकी देशभक्ति की भावना का किस प्रकार एक पान वाले ने मजाक उड़ाया, ये देशभक्ति के प्रति सम्मान न करने वाली ऐसे लोगों का प्रतीक है जो कि देशभक्ति की भावना लिए हुए लोगों को उपहास का पात्र मानते हैं। तो यहाँ पर उसी का स्पष्टीकरण किया गया है। पान वाला बताता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो उसका पागलपन है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था, अर्थात कैप्टन चश्मे वाला बहुत गरीब था, उसकी कोई दुकान भी नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। दो फेरी लगाकर अर्थात घूम घूम कर जगह जगह जाकर वो चश्मा बेचता था। एक कोई स्थायित्व नहीं था, उसके काम करने की कोई एक जगह नहीं थी, दुकान नहीं थी। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। हालदार साहब का आना जाना उस कस्बे से होता रहता था, ऐसा आपको पहले भी बताया गया है, और इसी कारण उन्होंने समय समय पर आकर वहां हालदार साहब रुकते थे। जब भी उस कस्बे से जाते वहां से पान खाते थे और मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा देखते थे, और मन ही मन उस चश्मे वाले के प्रति, उस कैप्टन के प्रति एक आदर का भाव उनके मन में समाता जा रहा था। तो एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब ये हैरानगी की बात थी हालदार साहब के लिए कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने कारण जानना चाहा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन तो बिना चश्मे की मूर्ति को रहने ही नहीं देता था। तो ये पूछने के लिए उन्होंने फिर अपनी जीप रुकवाई
और पान वाले से प्रश्न किया कि कैप्टन ने चश्मा नहीं लगाया, कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया हुआ, क्या कारण है? तो उन्हें पता चलता है कि कैप्टन जो चश्मे बेचता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उन्हें इस बात से इतना गहरा आघात लगा कि उन्होंने वहां आने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न नहीं हुई। वो चाहते ही नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को, उस मूर्ति को वे बिना चश्मे के देखें। आइए देखते हैं। तो एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें भी आहत कर रही थी, जिस प्रकार वो मूर्ति कैप्टन को बिना चश्मे के आहत करती थी। लेकिन आदत से मजबूर, क्योंकि मन में इच्छा होती थी, वो स्थान आने पर, चौराहा आते ही उनकी नजरें उस मूर्ति को देखने के लिए उठ जाती थी और वे जीप से ही मूर्ति को देखते थे या कई बार रुक कर भी देखते थे, वहां पान खाने के लिए रुकते थे। तो मूर्ति को वो देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी कहा कि हम जीप नहीं रोकेंगे, पान आगे जाकर खा लेंगे। ऐसा कहानी में बताया गया है कि हम यहाँ पर जीप नहीं रोकनी, जल्दी चलो और पान हम आगे कहीं रोक कर खा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकना। ऐसा उन्होंने कह तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के लिए और उस कैप्टन के लिए कोई ऐसा स्थान था, विशेष स्थान था, कि वो नजरें अपने आप ही उस मूर्ति की ओर चली गई। और वे देखकर क्या उन्होंने अनुभव किया, जानते हैं? सचमुच एक चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा हुआ था। तो लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो ऐसा चश्मा देखकर, मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा था, एक घास से की तिनकों से बना हुआ एक चश्मा था, जिसे देखकर हवलदार साहब के मन में भावी पीढ़ी के प्रति, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चश्मा ऐसा था, सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा, जैसा बच्चे बना लेते हैं। अर्थात हो सकता है किसी बच्चे ने वो चश्मा बनाया हो, या जिसने भी बनाया उसके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, वो देशभक्ति से ओतप्रोत था। और इसे देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आईं। अर्थात उनके मन में वो देशभक्ति की भावना जो समाहित थी, उसके प्रति वे नतमस्तक हो गए। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर उस चश्मे को देखकर वे अपने मन ही मन सोचने लगे कि देशभक्ति अभी भी सभी में जीवित है। बच्चों, पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उसकी टिप्पणियों पर अब हम चर्चा करते हैं। कस्बा अर्थात छोटा शहर, पूरा बड़ा शहर नहीं, एक छोटा सा शहर जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। गांव के लोग अक्सर वहां कस्बे के आसपास कस्बे से आकर सामान लेते हैं। तो एक छोटा सा शहर हम कह सकते हैं कस्बे को। लागत अर्थात किसी चीज की तैयारी में लगने वाला खर्च है। आपने पाठ के आरंभ में पढ़ा कि लागत अधिक आ रही थी, जिसके कारण वो मूर्ति लगाने का जो खर्चा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऊहापोह अर्थात क्या करें और क्या न करें, ऐसी स्थिति जब हम समझ नहीं पाते, हमारे सामने कई रास्ते होते हैं और हमें लगता है कि कौन सा मार्ग अपनाना हमारे लिए सही रहेगा, हम कौन सा रास्ता चुने। तो ऐसी इस स्थिति में बच्चों एक शब्द और होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्थात क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति। तो उसके लिए एक और शब्द यहां दिया गया है, ऊहापोह। ऊहापोह। अगला शब्द है शासनावधि। शासनावधि अर्थात शासन की अवधि, जितने समय शासन किया, रूल किया। कमसिन अर्थात कम उम्र का। मूर्ति जो थी, जो मूर्ति मास्टर जी द्वारा बनाई गई थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के विषय में बताया गया कि मूर्ति सुंदर थी, बेहद कमसिन लग रही थी, लेकिन उसमें चश्मे की कमी थी।
सराहनीय अर्थात प्रशंसा के योग्य, लक्षित करना अर्थात किसी बात को लक्ष्य करके कोई लक्ष्य बना लेना, लक्षित करना, देखना या समझना। कौतुक अर्थात आश्चर्य, दुर्दमनीय जिसको दबाना मुश्किल हो गया हो। दुर्दमनीय शब्द बच्चों आपने पढ़ा है, जब हालदार साहब के मन में ये शंका जो है वो दुर्दमनीय हो, कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कि उनके मन में जब शंका आ गई कि कैसे ये चश्मा बदला जा रहा है, बार बार बदल रहा है, तो उस समय शब्द इस्तेमाल हुआ है दुर्दमनीय, अर्थात जिसको दबाना मुश्किल हो गया, जिस बात को आप अब दबा ही नहीं पा रहे हैं, वो दुर्दमनीय। दुर और दमनीय, यहां पर दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और दमनीय, दुर उपसर्ग और उसमें दमनीय शब्द जोड़ा गया है। दमनीय अर्थात दमन करना, दबा देना किसी बात को। तो जब दबाना मुश्किल हो, ऐसे स्थिति में दुर्दमनीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है खुश मिजाज अर्थात हंसमुख। गिराक शब्द एक आम बोलचाल की भाषा से ही लिया गया है। ग्राहक शब्द के लिए यहां पर गिराक शब्द का प्रयोग किया गया कहानी में। किधर शब्द का प्रयोग किधर के स्थान पर हुआ है और उधर की जगह पर यहां उधर का प्रयोग किया गया है। आहत अर्थात घायल। दरकार अर्थात आवश्यक या जरूरी। द्रवित अर्थात अभिभूत होना, जब आप द्रवित हो जाते हैं, ऐसी भावना से परिपूर्ण हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, इमोशनल हो जाना, उसके लिए प्रयोग किया गया है शब्द द्रवित। पारदर्शी अर्थात जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट, तो आर पार दिखाई देने वाला, जिसमें आप एक जैसे कोई ग्लास है, कांच है, तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी है। ये शब्द इस्तेमाल हुआ जब चश्मे की बात आती है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो संगमरमर द्वारा पारदर्शी चश्मा बनाना कठिन रहा, इस प्रकार के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ शब्द। नतमस्तक अर्थात सम्मान में सिर झुकाना। अवाक अर्थात चुप और मौन शब्द मौन प्रफुल्लता अर्थात खुशी। हृदयस्थली विशेष महत्व रखने वाला स्थान। प्रतिष्ठित अर्थात स्थापित। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.